आप सभी का स्वागत है और हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले 2 दिनों के। और हमने जो पहले वीडियोस डाले करंट अफेयर्स पे वो आप देखना ना भूलें, क्योंकि आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब 60 से या 70% से अबव परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। और इससे आप कम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रिपरेशन आपकी ख़राब है। हालांकि हमारे पास वक्त है प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करके जल्दी से जल्दी अपने को इस लायक बनाना कि हम एग्ज़ाम पास कर जाएं। और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो एग्ज़ाम, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। किसे नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है? ऑप्शन है सुरेश पटेल, 2 रमेश सिंह, 3 कृपाल कुमार, इनमें से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज करके 20 सेकंड ले सकते हैं, 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड तक आप ले सकते हैं, लेकिन आपको 30 सेकंड में इसका जवाब देना है। इससे ज़्यादा लेट मत होइएगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में जो होगा आपके क्वेश्चन के छूटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसका सही आंसर है सुरेश पटेल। देखिए, ये सुरेश पटेल जी है, जो इनका पूरा नाम सुरेश एन पटेल, और ये सतर्कता आयुक्त है यानी विजिलेंस कमिश्नर है, और उनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया है सीवीसी, तो इसके रूप में शपथ दिलाई है। सवाल दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। और ये आपको क्या होता है कि आप ये तो याद कर लेते हैं कौन बना, लेकिन उसको शपथ किसने दिलाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यपाल, 2 मुख्य न्यायाधीश, 3 राष्ट्रपति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। तो आप ये ध्यान रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है और हाल फिलहाल में इनकी पोस्टिंग हुई है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी सीवीसी को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी को कौन दिलाता है? क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा है? जो नया नाम है वो क्या है? 1 सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, 2 गति विश्वविद्यालय, 3 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अभी हाल फिलहाल में एक नया बिल पास किया गया है, जिसमें जो रेल और परिवहन विश्वविद्यालय इसका नया नाम रखा है। तो इसका नया नाम है, आंसर है गति विश्वविद्यालय। लोकसभा ने बुधवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पारित किया, जो गति शक्ति विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय का रूप बदल जाता है, जो वर्तमान में वडोदरा में एक संस्थान माना जाता है। क्वेश्चन 4, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य कौन तय करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन है नीति आयोग, 2 आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, 3 किसान आयोग, इनमें से कोई नहीं। और हम आंसर देख लेते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी बैठक में चीनी सीजन 2022-23 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को 305 रुपये प्रति क्विंटल पर मंजूरी दे दी है। तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो होती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति या कैबिनेट समिति, ये डिसाइड करती है ये डिसाइड करती है कि आने वाले सीज़न में जो गन्ने हैं उसकी जो पैदावार है उसके लिए क्या रेट दी जाएगी। ये मतलब सरकारी खरीद की रेट होती है कि इस पर कम से कम इतने पर सरकारी खरीद की जाएगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 1 राज्यपाल, 2 मुख्य न्यायाधीश, 3 राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री। और इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 6 क्वेश्चन 6, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये क्या है कि जलवायु परिवर्तन के लिए हर देश को अपने कुछ एक तरीके से अनाउंसमेंट करनी थी, या आप कह सकते हैं प्लेज, प्रतिज्ञा करनी थी
कि कितना वो किस तरीके से जलवायु परिवर्तन करने वाली गैसेस में कमी करेंगे। तो इसके लिए अद्यतन मतलब अपडेट को मंजूरी दी गई है, जिसमें शामिल है एक, भारत 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जना तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑप्शन 2, 2030 तक गैर जीवाश्म या नॉन फॉसिल ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना। 3 दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए असल में क्या होता है, ये जो जलवायु परिवर्तन संबंधी बैठक थी, इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 COP 26 इसको कहा जाता था। ये ग्लासगो में हुई थी और इसमें भारत ने 5 एक्चुअली अनाउंसमेंट किए थे, उस वक्त प्रॉमिस वादे किए थे। बट अभी जब कल यानी बुधवार के दिन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में सिर्फ 2 ही अपने वादों को अप्रूव किया है कि हम इसको पूरा करेंगे। तो पहला ये कि 2030 तक 2005 के स्तर पर जो सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जना थी यानी एमिशन इंटेंसिटी थी, उसको घटाकर 45% तक करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत, ये करेगा। और 2030 तक जो नॉन फॉसिल फ्यूल है, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब जो हम ऑयल जो क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं, बेसिकली आप इसको मोटा मोटा समझिए, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इसको तो इसके थ्रू जो भी हमारे काम होता है उसको हम 50% तक कम कर देंगे। इस पर डिपेंडेंस जो है 50% तक कम करने की कोशिश है 2030 तक। ये दोनों ही है इसका आंसर या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका सही आंसर है ये दोनों। क्वेश्चन 7, आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार कौन है? 1 मार्गरेट अल्वा, 2 द्रौपदी मुर्मू, 3 सावित्री जिंदल, 4 उन्नति राणा। देखिए आप एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि विपक्षी पार्टियों द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए कौन दावेदार बनाए गए थे। और इसमें जो ऑप्शन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति पद, ना कि राष्ट्रपति बल्कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। तो इसका सही आंसर है मार्गरेट अल्वा। आम आदमी पार्टी ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने की घोषणा की है। देखिए आप जब एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कौन कौन सी पार्टीज किसको समर्थन कर रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, हालांकि फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा आने की संभावना और किसी एग्जाम में तो नहीं। फर्स्ट ग्रेड RPSC वगैरह जो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल चूँकि इनमें बढ़ाया जाता है तो इसमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 9, देश में कौन सी संस्था धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट भी दिया है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन रॉ, CBI, ED, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की शक्तियों को बरकरार रखा। ED का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंग्लिश में और हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं आज के। और आप पुराने करंट अफेयर्स और क्वेश्चन को करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद।